सोचो दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर जो 7 सालों से अपनी ही स्टूडेंट से चुपचाप प्यार करता है, बिना जताए बिना बताए, बस दिल में छुपाए हुए। उसे तो ये तक नहीं पता कि कोई उसके लिए इस कदर दीवाना है। यकीन मानिए, आज की ये लव स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर एमी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी लैंड लेडी उसके ऊपर सामान फेंक कर मार रही होती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सिड्यूस करने की। वहाँ पर एमी भी रुकती नहीं है, वह भी उन्हीं का सामान उन्हीं पर फेंक देती है और अपना सारा लगेज लेकर वहाँ से भागने लगती है। लैंड लेडी भी उसके पीछे भाग रही होती है। एमी कहती है, मेरी बात समझो, मैं यहाँ किसी को सिड्यूस नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा बच्चा ही बदतमीज है। जब मैं नहा रही थी तब वह छिपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंटी टेरी बदतमीज थी और उसे अपने बेटे का ही साथ देना था। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर रूहान को देखते हैं, जो कि 7 साल बाद आर्मी से वापस आया था। उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। इसके बाद वह कैफेटेरिया में पहुंच जाता है और ग्रैंडपा कॉल पर उस पर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, 30 साल के हो गए हो, क्या शादी करने का इरादा है भी या नहीं? और ऑलरेडी इतने सालों से तुम आर्मी में थे, अब समय आ गया है तुम्हारे कमबैक का। और ये मत कहना कि अब भी उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो जिससे तुम कई साल पहले मिले थे। इसी बीच वहाँ सामने से एमी आ जाती है, जहाँ पर वह अपने आप को बचाने के लिए रूहान की टेबल के नीचे छिप जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ न बोले। जैसे ही आंटी वहाँ से जाती है, एमी बाहर आकर उसे थैंक यू बोलने वाली होती है, लेकिन इतने में एक लड़की आकर बैठ जाती है तो एमी वापस से छिप जाती है। जैसे ही एमी की नजर रूहान पर पड़ती है, वह उसे देखकर पहचान जाती है। वहीं हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में रूहान सभी की ट्रेनिंग ले रहा होता है। वहाँ पर हम एमी की फ्रेंड को देखते हैं, जो भागते भागते इतनी थक जाती है कि वह रूहान से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हमें कम से कम 2 मिनट के लिए तो आराम करने दो। लेकिन वहाँ रूहान उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और वह बेचारी थक कर गिर जाती है। रूहान कहता है, रुको, मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ। और वहाँ वह उनसे उस रास्ते पर पेट पर चोट करता है, जिस कारण वे सब वापस से तेज दौड़ने लगते हैं। एमी की फ्रेंड हंसते हुए कहती है, रूहान तो तुम पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, कहीं वह तुमसे प्यार तो नहीं करता? एमी बोलती है, वह और प्यार? अगर वह दुनिया का आखिरी इंसान भी रहा तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इतने में हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहाँ एमी को यकीन नहीं हो रहा होता कि वह सच में फिर से रूहान से मिल रही है। वहीं दूसरी ओर रूहान की जो ब्लाइंड डेट होती है, वह डिमांड करना शुरू कर देती है, चलो कल जाकर सर्टिफिकेट ले लेंगे, लेकिन याद रखना कि वेडिंग गिफ्ट और दहेज के नाम पर मुझे कम से कम 2 मिलियन चाहिए। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट लेने के बाद एक विला मेरे नाम पर होना चाहिए। हर साल मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना है। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं नहीं संभाल सकती, वरना मेरा फिगर खराब हो जाएगा। फिर हमें नानी को अपॉइंट करना होगा और बच्चों को अडॉप्ट करना होगा। रूहान कहता है, तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर जिन लगता हूँ जो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा? और यहाँ पर तो एमी उसके इस मजाक को सुनकर हंसने लग जाती है, जहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट का ध्यान एमी पर जाता है और वह कहती है, तुम दोनों मिलकर यहाँ पर मुझे छेड़ने आए हो, मैं इसी ब्लाइंड डेट को यहीं खत्म करके जा रही हूँ। जहाँ पर एमी टेंशन में आ जाती है, मैंने इस डेविल इंस्ट्रक्टर की ब्लाइंड डेट खराब कर दी, अब ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन दोनों को मिले हुए तो 7 साल हो चुके हैं। फिर एमी सोचती है, कहाँ उसे याद होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इतने में रूहान उसका नाम पुकारता है, जिससे एमी घबराने लग जाती है। फिर वे आमने सामने बैठकर बात करने लगते हैं। एमी माफी मांगते हुए कहती है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, आंटी मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे अंदर छिपना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ब्लाइंड डेट स्पॉइल हो जाएगी। इससे पहले कि रूहान कुछ कहे, तभी ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो उसे डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को खबर मिल चुकी थी कि ब्लाइंड डेट पूरी तरह से स्पॉइल हो गई है। वे इतना जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि फोन दूर रखने पर भी दोनों को आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसके बाद उसे फ्लैशबैक याद आने लग जाता है, जब रूहान एक स्टोर रूम में अंदर लॉक हो गया था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जिससे उसकी सांसें रुक भी सकती थीं। तब वहां आती है एमी और उसे देखकर हग कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि रूहान को क्लस्ट्रोफोबिया है, जिसकी वजह से वह अंदर बंद होने पर सांस लेने में परेशानी महसूस करता है। वापस प्रेजेंट में रूहान कह रहा होता है, अब आपको ब्लाइंड डेट सेट करने की जरूरत नहीं है ग्रैंडपा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इस मेटल को हैंडल करने का तरीका है। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर वह एमी से पूछने लगता है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? एमी हाँ में सिर हिलाती है। रूहान कहता है, ठीक है, तो फिर मुझसे शादी कर लो। एमी बोलती है, इतनी सी बात के लिए शादी करना तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो गया? रूहान कहता है, नहीं, देखो, किसी अनजान इंसान से शादी करने से अच्छा है कि किसी जान पहचान वाले से ही कर लो, और शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत से बेनिफिट्स दूंगा। इतने में एमी को याद आता है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और फिलहाल उसने कोई घर किराए पर नहीं लिया है, तो वह हामी भर देती है, लेकिन बोलती है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। रूहान कहता है, फिक्र मत करो,
शादी के बाद सब साथ ही रहते हैं। उसके बाद वे लोग जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं और रूहान उस सर्टिफिकेट की फोटो भी ले लेता है। वह कहता है, देखो मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, लेकिन 1-2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मैं घर साफ सफाई करवा दूंगा। एमी कहती है, ठीक है, जब तुम वापस आओगे तब हम पेरेंट्स से मिलने चलेंगे, और खुशी खुशी उसे बाएं बोलकर चली जाती है। रूहान अपने असिस्टेंट को कॉल करके घर की अरेंजमेंट्स करने को कहता है। उधर एमी अपने बेस्ट फ्रेंड मिनी को यह खुशखबरी सुनाती है। मिनी कहती है, तुमने उस डेविल इंस्ट्रक्टर से शादी की है, क्या तुम पक्की हो कि वो वही है? एमी कहती है, हाँ बाबा, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, उसकी वजह से तो कितने सारे लोग ट्रेनिंग से भाग चुके हैं। फिर एमी उसे बताती है कि कैसे उसकी लैंडलेडी ने उसे घर से निकाल दिया था, और वजह भी बताती है। मिनी कहती है, समझ नहीं आता अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। तुम्हारे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद वो घर तुम्हारे नाम पर होना था, लेकिन तुम्हारे अंकल आंटी कितने लालची हैं। उन्होंने घर तो लिया ही, पर तुम्हें भी किसी बूढ़े आदमी को बेचने की कोशिश की। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एमी उन पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है। कहती है, छोड़ो भी, वो सब पास्ट की बातें थीं। अब कम से कम मेरे पास रहने के लिए कोई तो है। मिनी उसे हक कर लेती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिनी बोलती है, वैसे ये शॉकिंग है कि उस डेविल पर्सन ने तुमसे शादी क्यों की? इस देश में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन तुम ही क्यों? एमी हंसते हुए कहती है, वो कह रहा था कि किसी अनजान से शादी करने से बेहतर है किसी जानने वाले से करूं। मिनी पूछती है, कहीं उसे तुम पर क्रश तो नहीं था? एमी हंसते हुए कहती है, उसे और मुझ पर क्रश? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उधर रूहान अपने फ्रेंड हान के साथ होता है, जहाँ हान सर्टिफिकेट देखकर कहता है, यार मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन भाभी ने तुम्हें कैसे चुना? रूहान उसे घूरता है तो वो चुप हो जाता है। हान कहता है, जो इंसान इतने सालों से शादी से भाग रहा था, उसने झटके में शादी कर ली, कहीं लव तो नहीं हो गया? रूहान कुछ कहता नहीं। तभी ग्रैंडपा फोन पर फिर चिल्लाने लगते हैं, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड हान के साथ हो? क्या तुम गे हो? अगर हो तो बता दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन शादी तो कर लो। हान जल्दी से कहता है, नहीं ग्रैंडपा, ऐसी बात नहीं है। रूहान कहता है, ग्रैंडपा मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं। फिर वक्त आता है घर के सारे सामान शिफ्ट करने का। एमी एक बड़े बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रही होती है। रूहान मना करता है। एमी कहती है, मुझे हल्के में मत लो, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ये बॉक्स मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन वह बॉक्स हिला भी नहीं पाती। रूहान हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हस्बैंड हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। और वह एक साथ 2 बॉक्स उठा लेता है। एमी कहती है, छोटे बॉक्स हों तो बताओ, मैं भी मदद कर लूँ। रूहान कहता है, एक काम करो, तुम बस डायरेक्शन बताओ। 2 बॉक्स उठाने की वजह से आगे कुछ दिख नहीं रहा। एमी रास्ता दिखाने लगती है और वे दोनों मिलकर घर की शिफ्टिंग पूरी कर लेते हैं। इतने में ग्रैंडपा आ जाते हैं। कहते हैं, मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना है। उन्हें आसपास एमी नजर नहीं आती तो सोचते हैं कि रूहान झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ एमी आ जाती है। ग्रैंडपा उनका मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ एमी से एक्टिंग करवा रहे हो। एमी मन में सोचती है, वाह ग्रैंडपा तो बहुत स्मार्ट है। फिर वह रूहान की मदद करने का फैसला करती है और ग्रैंडपा से कहती है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक शादी हुई तो यह झूठी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं और रूहान 7 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, बस वक्त ने हमें अलग कर दिया था। अब हम वापस साथ हैं। ग्रैंडपा को याद आ जाता है कि यही वह लड़की है जो मिलिट्री ट्रेनिंग के वक्त थी। रूहान इशारा करता है कि आगे कुछ न बोले। एमी कहती है, चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा पकवान बनाती हूँ। रूहान मना करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे जाकर मदद करने को कहते हैं। किचन में रूहान पूछता है, तुम्हें खाना बनाना आता भी है? एमी कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि उसके करीब आने लगती है। रूहान कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तभी एमी दरवाजे की ओर इशारा करती है, क्योंकि ग्रैंडपा चुपके से देख रहे होते हैं कि वे दोनों सच में शादीशुदा हैं या नाटक कर रहे हैं। वे दोनों प्यार का नाटक करने लगते हैं। ग्रैंडपा उन्हें ऐसे देखकर खुश होते हैं। कहते हैं, यंग लोगों को ऐसे देखना कितना अच्छा लगता है। फिर सब डिनर करने बैठते हैं। रूहान एमी को खाना सर्व करता है। एमी कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, वो मेरी फैमिली का बेटा है, और वैसे भी मर्द को औरत को सर्व करना चाहिए, यही प्यार का इशारा है। रात हो जाती है। एमी बेड की तरफ जा रही होती है। रूहान पूछता है, तुम कहाँ सोओगी? घर में 2 बेडरूम है। एमी कहती है, तुम मास्टर बेडरूम में चले जाओ, मैं स्टोर रूम में ही सो जाऊंगी। इतने में ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, सचमुच एमी बहुत स्मार्ट है, देखो उसने मेरे लिए बेड भी तैयार कर दिया। एमी पूछती है, क्या आप आज रात रुकने वाले हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, इतनी रात में कार कहाँ मिलेगी? एमी रूहान को इशारा करती है। रूहान कहता है, ग्रैंडपा मैं आपको छोड़ आता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे तुम दोनों जानबूझकर तो मुझे बाहर नहीं निकाल रहे ना, ताकि अलग अलग सो सको? एमी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं। फिर दोनों भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कौन कहाँ सोएगा। रूहान कहता है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। एमी कहती है, नहीं, तुम इतने लंबे हो, सोफा तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। रूहान फौरन मान जाता है। एमी कहती है, इतनी जल्दी मान कैसे गए? पता है ना,
सोफा कितना अनकंफर्टेबल होता है। रूहान कहता है, किसने कहा तुम्हें दानवीर बनने के लिए? लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ भी सो सकते हैं। वह उसके चेहरे के बहुत पास आ जाता है। एमी कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ह्यूमर इतना खराब है। रूहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। चलो अब जाओ, सोफा पर सो जाओ। जैसे ही वह सोफा पर जाती है, रूहान उसके ऊपर आ जाता है। एमी कहती है, तुम कर क्या रहे हो? रूहान इशारा करता है और एमी समझ जाती है कि ग्रैंडपा देख रहे हैं। सच में ग्रैंडपा उन्हें देखकर खुश होकर लौट जाते हैं। फिर दोनों थोड़ा झिझकते हैं और रूहान बाहर जाकर नहाने चला जाता है। अगली सुबह रूहान एमी की फोटो देख रहा होता है। कहता है, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा दूंगा। तभी एमी उठने लगती है तो वह फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार कर देता है। एमी मजाक करते हुए कहती है, ग्रैंडपा नजर नहीं आ रहे। वह कहता है, ग्रैंडपा सुबह सुबह ही चले गए। एमी कहती है, चलो अच्छा हुआ। रूहान हंसते हुए पूछता है, क्यों? लगता है तुम फिर से उसी बेडरूम में सोना चाहती हो? एमी मिल्क पीते हुए हंस पड़ती है और मिल्क उसके ऊपर गिर जाता है। सॉरी बोलते हुए जब वह उसे साफ कर रही होती है तो दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद एमी घर पर होती है, तभी रूहान का कॉल आता है। रूहान को याद आता है कि वह बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट भूल गया है। वह एमी से कहता है, कृपया वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी में लेकर आ जाना। एमी कहती है, क्यों नहीं? लेकिन वो रखे कहाँ हैं? ये तो बताओ। रूहान बताता है, बुक शेल्फ के अंदर। एमी कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, और कॉल काट देती है। रूहान असल में उसे खुद लेने जाना चाहता था क्योंकि बुक में एमी की पुरानी फोटो थी। जब एमी डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है, एक बुक नीचे गिरती है। उसके अंदर से फोटो बाहर गिरती है जिसके पीछे फर्स्ट लव लिखा होता है। जैसे ही एमी फोटो पलटने वाली होती है, रूहान फटाफट आकर फोटो लेकर बुक के अंदर वापस रख देता है और उसे लॉक कर देता है। एमी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। उसे लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर वही 7 साल पहले वाली लड़की होगी जो रूहान की पहली प्रेमिका थी, और यहाँ पर वह उदास हो जाती है। कहती है, माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं था, और वहाँ से भाग जाती है। रूहान कह रहा था कि उसका मतलब वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसकी बात नहीं सुनती। रूहान को लग रहा था कि शायद एमी ने वहाँ उसकी तस्वीरें देख ली होंगी और इसी वजह से वह गुस्से में चली गई है। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पर एमी बैठक में कुछ दस्तावेज लेकर आती है और कहती है, देखो वैसे भी हमारी शादी किसी कारण से हुई है, तो बेहतर होगा कि हमारे बीच एक अनुबंध हो। रूहान वह अनुबंध पढ़ने लगता है। एमी बताती है, हम यहाँ पर एकदम खुश दिखने वाले जोड़े की तरह रहेंगे, लेकिन सिर्फ परिवार के सामने। मेरी जिंदगी अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी और तुम मेरी में नहीं दोगे, और अगर आगे चलकर तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल जाता है तो तुम उससे विवाह कर सकते हो। यह अनुबंध 1 साल तक रहेगा, फिर तुम मुझे तलाक दे देना। तब तक घर या बाकी चीजों को हम बांट लेंगे। मैं नहीं चाहती कि सारा संघर्ष सिर्फ तुम्हें ही करना पड़े। ये सब सुनने के बाद रूहान कहता है, क्या तुम्हें लगता है हमारी शादी कोई अनुबंध है? एमी कहती है, उसी के लिए तो हुई है। चलो अब अगर तुम्हें मंजूर है तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। रूहान कहता है, नहीं, मुझे एक शर्त है, अगर हम में से कोई भी तलाक लेना नहीं चाहे तो ये तब भी मान्य रहेगा। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे तलाक नहीं चाहिए था, लेकिन एमी को लगा कि शायद रूहान को डर है कि वह उसकी जिंदगी में चिपक जाएगी और उसे छोड़ेगी नहीं। तो वह कहती है, वादा करो ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ तो अनुबंध के अनुसार तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। फिर वह उसे पेन देती है। रूहान हस्ताक्षर करने में हिचकिचाता है। फिर वह जानबूझकर मोबाइल उठाकर ऐसा दिखाता है जैसे किसी का बहुत जरूरी फोन आ गया हो, और वह वहाँ से चला जाता है ताकि साइन करने से बच सके। उसका यह प्लान सफल हो जाता है। एमी कहती है, अब तो अगले बार तक इंतजार करना पड़ेगा अनुबंध पर साइन करने के लिए। उसी समय एमी को उसके मामा का फोन आता है, जो गुस्से में उसे घर बुला रहे होते हैं ताकि वह वैंग के साथ रिश्ता कर सके। एमी गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, ये मेरी निजी जिंदगी है, मुझे जिससे शादी करनी होगी मैं करूंगी, आपको मुझे बेचना बंद कर देना चाहिए कुछ पैसों के लिए। वह फोन काट देती है। इधर मामा वैंग से कह रहे होते हैं, तुमने पहले ही 5 लाख ले लिए हैं एमी के बदले में, तो ध्यान रहे एमी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। इसके बाद एमी अपने कार्यालय में होती है। वहाँ एक कर्मचारी आकर बताता है कि प्रबंधक चाहता है कि वह ब्लू क्लब जाकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। एमी हैरान रह जाती है क्योंकि वह क्लब बहुत बदनाम इलाके में था जहाँ कोई सभ्य लड़की नहीं जाती। लेकिन एमी सोचती है, यह तो बस एक अनुबंध की बात है, वैसे भी मुझे अपनी बचत करनी है। जैसे ही वह उस क्लब के कमरे में पहुँचती है, वह वैंग को देखकर चौंक जाती है। वही वैंग जिसके साथ उसके पिता ने पहले उसका रिश्ता तय किया था। वहाँ के लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। वैंग कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि घर से भागकर बच जाओगी? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। एमी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। एमी उसे मारती है, मगर वह अपने आदमियों की मदद बुला लेता है। वह जबरदस्ती एमी को शराब की पूरी बोतल पिला देता है और अपने साथ एक कमरे में ले जाने लगता है। उसी समय वहाँ हान आता है, जो वैंग को पहचानता है। जब वह एमी को देखता है तो उसे उसकी पहचान याद आती है। उसे विवाह प्रमाण पत्र वाली तस्वीर याद आती है
है और वह तुरंत रूहान को फोन करता है। रूहान फौरन पहुंचता है। हान कहता है लगता है आज कोई बुरा फंसने वाला है। वहाँ वैंग जबरदस्ती एमी के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रूहान पहुंचकर वैंग को बहुत मारता है। फिर वह एमी को घर ले आता है। एमी बहुत भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। रूहान उसे वादा करता है मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पर एमी मन में सोच रही होती है कब तक मैं इस पर निर्भर रहूंगी। अनुबंध तो 1 साल का ही है, फिर उसकी पहली प्रेमिका लौट आएगी, तब मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। वह रूहान से कहती है आज के लिए धन्यवाद, लेकिन आगे मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। रूहान कुछ समझाना चाहता है, लेकिन एमी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगती है। अगली सुबह रूहान अपने सहायक और हान को कहता है कल रात जो हुआ उसकी पूरी जानकारी निकालो। इतने में एमी आती है और कहती है क्या तुम मुझे आत्मरक्षा सिखा सकते हो? रूहान पूछता है अचानक क्यों? एमी कहती है बस अपनी सुरक्षा के लिए। मन ही मन वह सोचती है 1 साल बाद तो मुझे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। रात में रूहान उसे पूरे दिन अभ्यास करवाता है। एमी हंसकर कहती है आत्मरक्षा सिखानी थी और यहाँ तो बस व्यायाम परसों से भी ज्यादा करवा रहे हो। क्या मैं गुंडों को देखकर नाचने लगूं ताकि वो डर जाए? रूहान कहता है क्या पता इतनी अजीब हरकतें देखकर वो तुम्हें पागल समझकर भाग जाए। एमी कहती है जाओ तुम्हारी मजाक की आदत खराब है। रूहान कहता है मत उठो, जितने बैठने के अभ्यास कहे हैं पूरे करो, अगर बीच में उठी तो गिनती फिर से शुरू होगी। आत्मरक्षा सीखने के लिए शरीर मजबूत बनाना जरूरी है और तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एमी थक कर कहती है आज के लिए बहुत हुआ, वरना मैं खुद ही बचाने लायक नहीं रहूंगी। रूहान कहता है ध्यान में खड़ी रहो। एमी की मांसपेशी याददाश्त बहुत तेज होती है क्योंकि उसने पहले साल आर्मी ट्रेनिंग की थी। फिर रूहान कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, यानी मेरा बैग जमीन पर टच करना होगा। एमी सोचती है कैसे हराऊंगी? फिर विचार आता है नामुमकिन तो नहीं, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। वह चालाकी से उसके ऊपर चढ़ जाती है। रूहान उसका पैर पकड़ लेता है। एमी चीख कर कहती है तुमने मेरे टखने को इतना जोर से पकड़ा कि वो मुड़ गया है। रूहान उसे देखने झुकता है तो एमी अचानक उसे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और रूहान का बैग जमीन पर गिर जाता है। एमी जीत जाती है, मगर असल में जीत रूहान की होती है क्योंकि दोनों का आकस्मिक चुंबन हो जाता है। रूहान उसे नहीं छोड़ता और उसे वास्तव में चूम लेता है। एमी शर्माकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी सबसे अच्छी मित्र मिनी को यह खबर सुनाती है। मिनी कहती है देखा कहाँ था ना, वो तुम्हें पसंद करता है, या शायद अब तुम उसे पसंद करने लगी हो। एमी कहती है वो और मैं, हमारा तो 36 का आंकड़ा है, हम कभी साथ नहीं हो सकते। मिनी कहती है चलो कोई बात नहीं, हमारे पास और तरीके हैं ये जानने के। मिनी उसे एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ कई आकर्षक पुरुष मॉडल होते हैं। एमी सोचती रहती है मैं आखिर कहाँ फंस गई। वह कहती है क्या यही वह खास जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? मिनी कहती है हाँ, इतने पैसे खर्च किए हैं, कुछ तो करेंगे। एमी कहती है कभी नहीं, अगर रूहान को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और शायद गुस्सा भी आए। मिनी कहती है ठीक है चली जाओ, लेकिन अगर गई तो हमारी दोस्ती खत्म। इसलिए एमी वहाँ बैठती रहती है। वहाँ पुरुष मॉडल आते हैं और उनके साथ पेय पीते हैं, पर एमी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह कहती है इनमें से कोई भी रूहान जितना आकर्षक नहीं है। मिनी हंसते हुए कहती है देखा, तुमने खुद मान लिया कि तुम्हें वो पसंद है, तो जाकर अपनी भावना बता क्यों नहीं देती? एमी कहती है रूहान को कोई और पसंद है, इसीलिए नहीं। ये सुनकर मिनी को गुस्सा आता है। अगर उसे कोई और पसंद है तो उसने तुमसे शादी क्यों की? एमी कहती है गुस्सा मत हो, हम में तो बस अनुबंध की बात हुई थी। उसके बाद वे पेय पीने लगती हैं। एमी इतनी कमजोर शराब पीने वाली थी कि एक पेय पीते ही नशे में हो जाती है। वह मिनी से कहती है अगर मैं उसे आकर्षित कर लूं तो क्या होगा? मिनी कहती है तुम कुछ भी सोचती हो। इतने में एमी नशे में रूहान को फोन करती है मैंने ज्यादा पी ली है, क्या तुम आकर मुझे ले जा सकते हो? रूहान मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक है 10 मिनट रुकना। एमी ऊंची आवाज में कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन पता नहीं रूहान ने सुना या नहीं। वह क्लब पहुँचता है, वहाँ सभी पुरुष मॉडल जा चुके होते हैं। मिनी उसे देखती है और कहती है वाह, तुम तो मॉडल से भी ज्यादा सुंदर लगते हो। फिर वह सलामी देकर कहती है मेरा मिशन पूरा हुआ एमी, अब तुम्हारे हवाले, और चली जाती है। रूहान एमी को डांटने लग जाता है, लेकिन एमी नशे में होती है। वह उसे चूम लेती है। रूहान को वो पुराना पल याद आता है जब पहले भी एमी ने ऐसा किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मिनी ने उसे ज्यादा पिला दी थी और एमी ने नशे में उसके गाल पर चुंबन कर लिया था। वर्तमान में रूहान मुस्कुराने लगता है। एमी कहती है क्या तुम सबके साथ ऐसा करते हो? वह हंसकर कहता है नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। वह उसे घर लाता है और कहता है सोफे पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। एमी उसे रोक कर कहती है नहीं, आज न कोई सूप न कोई व्यायाम। रूहान उसकी उल्टी सीधी बातें सुनकर हंसने लगता है। एमी कहती है मैं अब किताब पढ़ूंगी, तुम सुनो। वह ऐसे ही पढ़ती है कि रूहान हंसते हंसते रह जाता है। फिर एमी अचानक पूछती है तुम तो मुझे पसंद नहीं करते, तो कल मुझे चूमा क्यों? रूहान को फ्लैशबैक याद आता है जब उनका चुंबन हुआ था और उसने भी उसे थाम लिया था। वर्तमान में आता है जहाँ रूहान कुछ कहने ही वाला होता है कि एमी कहती है कुछ मत कहो, ना तुम मुझे पसंद करते हो ना मैं तुम्हें, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ।
रूहान हैरान होकर पूछता है कौन, लेकिन तभी एमी को उल्टी आने लगती है। सुबह वह उठती है, सिर दर्द से परेशान होती है। रूहान सूप लेकर आता है और उसे पिलाता है। एमी सोचती है यह अचानक इतना अच्छा क्यों हो गया। वह उसे देखती रहती है और सोचती है शायद कल रात की वजह से उसे अपराध बोध है, इसलिए ठीक से बर्ताव कर रहा है। लेकिन जैसे ही कल की बात याद आती है वह गुस्सा करने लगती है। कहती है ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। इतना सुनकर रूहान वहां से चला जाता है और एमी को अपनी सहेली पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वही तो उसे वहां पर लेकर गई थी और वह तकिए को मिनी समझकर मार रही होती है। रूहान कहता है क्या तुम उस तकिए को मैं समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ मत सोचना। फिर वह उसे तैयार होने को कहता है ताकि वे लोग राशन की खरीदारी के लिए जा सकें। वह उसे लेकर बाजार क्षेत्र में पहुंचा देता है। रूहान कहता है हम यहाँ क्या खरीदेंगे, तो एमी कहती है मॉल से चीजें लेने से अच्छा है कि हम यहाँ से राशन ले लें, यहाँ सस्ता भी मिलता है और मोल भाव भी कर सकते हैं। फिर वे मछली लेने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। एमी मछली का दाम पूछती है, जबकि भुगतान करने वाला रूहान ही था, पर एमी मना कर देती है नहीं रुकिए। फिर वह दुकानदार से कहती है दाम आधा कीजिए। दुकानदार झल्ला कर कहता है लेना है तो लो, वरना चली जाओ। एमी कहती है ठीक है, नहीं लूंगी, और मुड़ जाती है। उसे उम्मीद होती है कि दुकानदार रोक लेगा। दुकानदार सच में रोक लेता है और वहीं रूहान इशारे में पूरे पैसे देकर मछली खरीद लेता है। हिमी को लगता है कि उसने बहुत अच्छा मोल भाव किया है। दुकानदार कहता है आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, अगली बार अपने पति को भी साथ लेकर आना। एमी शर्माने लगती है और हंस देती है। घर लौटकर वह खाना बनाने लगती है। उतने में नमक का डिब्बा ऊपर वाले भाग में रखा होता है और उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। रूहान मदद करने के लिए पास आता है, तभी दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। झिझक में एमी पीछे हट जाती है। इतने में तेल के छींटे उछलकर उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं कि रूहान तुरंत उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन रूहान के हाथ जल जाते हैं। एमी घबरा जाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। कहती है बहुत दर्द हो रहा होगा। रूहान मुस्कुराकर कहता है अगर तुम इस पर फूंक मार दो तो ठीक हो जाएगा। एमी वैसा ही करती है और रूहान उसे देखकर हंसने लगता है। एमी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूहान कहता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एमी कहती है ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। इतने में रूहान कहता है मुझे स्नान घर जाना है। एमी मुस्कुराकर कहती है जाइए ना, इसके लिए मेरी अनुमति की क्या जरूरत। वह कहता है तुम मुझे लेकर नहीं चलोगी। एमी कहती है तुम्हारे हाथ जल गए हैं, पैर नहीं, तो मैं लेकर क्यों जाऊं। रूहान मुस्कुराकर कहता है कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ, अब वही पीछे हट रही है। एमी मन में सोचती है रूहान की वजह से मेरी त्वचा नहीं जली, तो अब मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। वह सचमुच उसे स्नान घर तक ले जाती है, पर रूहान उसे बाहर भेज देता है। अगले दिन वह सारी बातें हान को बता रहा होता है और हान मजे से सुन रहा होता है। हान कहता है तुम उससे प्रेम करते हो ना, कोई अपने प्रेम को ऐसे नहीं झिड़कता, कभी कभी जो बहुत ध्यान रखता है वही गुस्से का बहाना बना लेता है। रूहान कहता है ऐसा कुछ नहीं, और अब हंसना बंद करो। फिर हान कहता है तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम शादीशुदा हो, क्योंकि तुम्हारे और मेरी प्यारी भाभी के हाथ में अंगूठी तो दिख ही नहीं रही। तब रूहान तुरंत अपने सहायक को फोन करता है और सबसे बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदने को कहता है, लेकिन हान वह आदेश रद्द कर देता है। हान कहता है तुम्हें शुरुआत से सिखाना होगा। बड़ी अंगूठी देखकर कोई लड़की खुश नहीं होती, वे भावनाओं पर मोहित होती हैं। अगर तुम खुद वह अंगूठी बनाओगे उसका अर्थ खास होगा और एमी को ज्यादा पसंद आएगा। रात में रूहान मिशन पर निकल पड़ता है। उसे एमी की अंगुली का नाप पता करना होता है, तो वह एक रूमाल पर उसका नाप लेता है। तभी नींद में एमी उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में ही रूहान का नाम लेती है। यह सुनकर रूहान शर्मा जाता है। अगले दिन एमी घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसका मामा आ जाता है। एमी दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन चालाक मामा वहाँ बैठकर रोने का ढोंग करने लगता है। कहता है देखो बेटी जैसी हो, फिर भी मुझे घर से निकाल रही हो। इतने में पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। एमी सोचती है अब मैं रूहान की बेइज्जती नहीं होने दूंगी, इसलिए मामा को अंदर आने देती है। मामा कहता है पता नहीं था तुम शादीशुदा हो, मुझे बताया क्यों नहीं। एमी कहती है जो भी हो, आपको मुझे खोजते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह कहता है ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारी शादी हुई और दहेज का पैसा कहाँ है, बताओ। एमी कहती है मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। मामा कहता है झूठ मत बोलो, नहीं है तो ये घर बेच दो, पर 3 दिन में पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान कर दूंगा। रात में वह सोफे पर बैठकर रो रही होती है। रूहान आता है तो वह पलट कर कहती है तुम आ गए, मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन रूहान देख लेता है कि वह रो रही है। वह कुछ नहीं कहती, बस रूहान को गले लगाकर रो पड़ती है। रूहान कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एमी बाद में कमरे में बैठकर सोचती है अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, अगर नहीं दिए तो मामा यहाँ तक आ जाएगा
और रूहान की बेइज्जती करेगा, लेकिन मैं उससे कर्ज भी नहीं मांग सकती क्योंकि 1 साल बाद तो मुझे उससे अलग होना ही है। वह सोचती है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और अपना सामान बांधने लगती है। सूटकेस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है तो वह फिर से सामान बांधने लगती है। रूहान आकर पैकिंग में मदद करता है। एमी कहती है धन्यवाद, फिर पहचान कर कहती है सुप्रभात, मैं सैर पर जा रही हूँ। रूहान हंसते हुए कहता है इतना सारा वजन लेकर रोज 3 घंटे की सैर पर जाती हो? वह कहता है मैं तुम्हें थोड़ी क्लास देता हूँ। उसे पहले से पता था कि एमी के मामा यहाँ आ चुके हैं। एमी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? वह कहता है ये जानना जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी न है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी। क्या तुम्हें लगा मुझसे दूर होकर तुम्हारे सारे मसले सुलझ जाएंगे और जहाँ भी जाओगी तुम्हारा मामा फिर से ढूंढ लेगा? एमी घबराकर कहती है इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब मैं क्या करूंगी? रूहान कहता है हम पति पत्नी हैं, मैं संभाल लूंगा ये मामला। एमी कहती है ये मेरा निजी मामला है, मैं खुद देख लूंगी। वह वहाँ से जाने लगती है। रूहान कहता है रुको, ये सामान लो और अपने कमरे में रखो, शांति से सो जाओ। तुम्हारे मामा का मामला मैं निपटा दूंगा, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। एमी कहती है माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इसमें शामिल होना पड़ रहा है, लेकिन 1 साल बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। ये बात सुनकर रूहान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक अच्छे पति की तरह वह उसकी मदद करना चाहता है, जताना चाहता है कि वह उसे सच में चाहता है, पर एमी हमेशा सिर्फ 1 साल बाद की बात करती रहती है। अगले दिन रूहान मामा को मिलने बुलाता है। मामा उसके काले कार्ड को देखकर प्रभावित हो जाता है और तुरंत पैसे की मांग करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है रूहान उसका हाथ मोड़ देता है। कहता है इसमें 10 लाख रुपए हैं, मैं दे सकता हूँ अगर तुमने एमी की देखभाल की होती, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। वह अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाता है जो मामा को अच्छी तरह सबक सिखा देते हैं। अगले दिन दोपहर के भोजन पर रूहान कहता है अब वक्त आ गया है, हमें यहाँ से नए घर जाना चाहिए। एमी पूछती है हम कहाँ शिफ्ट होंगे? रूहान बताता है एक इलाके में, थोड़ा महंगा है लेकिन सुरक्षित है, और वैसे भी वह घर मेरे दोस्त का है, किराया बहुत कम लगेगा, मुझे काम से बाहर भी जाना पड़ता है, तो वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। एमी खुश हो जाती है। जैसे ही वे नए घर पहुँचते हैं वह पूरे घर का मुआयना करने लगती है और बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि घर पहले वाले से कहीं बेहतर था। इतने में हान वहाँ आता है और अपनी भाभी को देखकर कहता है वाह कितनी सुंदर हैं। फिर मजाक में कहता है लेकिन अब मुझे यह देखना होगा कि तुम दोनों सच में प्रेमी दंपति लगते भी हो या नहीं। मेरा घर मैं सिर्फ प्रेमी जोड़ों को देता हूँ, प्रमाण दो। अगर साबित कर दिया तो 3 महीने तक किराया नहीं दूंगे। एमी उत्साहित होकर कहती है ठीक है, हम साबित करेंगे, और उत्साह में आकर वह उसी क्षण रूहान को चूम लेती है, जहाँ पर हान का मिशन सफल हो जाता है और बाद में वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद इन सारी बातों को जानकर एमी अपनी सबसे अच्छी सहेली को पूरे विस्तार से सब कुछ बता देती है। विनीता कहती है मैंने कहा था ना तुम उसे पसंद करती हो और वह भी तुम्हें पसंद करता है, ये बात अब पक्की है। शमी कहती है मैं तो उसे पसंद करती हूँ, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूहान मुझे पसंद करता है। मिनी कहती है ऐसा क्यों कहती हो? अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या तुम्हारे लिए इतना करता? तब एमी उसे एक छिपी हुई तस्वीर के बारे में बताती है जो किसी किताब के अंदर रखी हुई थी। मिनी कहती है देखो तुम्हारा पति कोई भगवान नहीं है जो सब कुछ तुम्हारे सामने रख देगा, तुम्हें खुद ही वो तस्वीर खोजनी पड़ेगी। इसके बाद वे दोनों मिलकर उस किताब और तस्वीर को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ एक तिजोरी मिलती है। वे दोनों अलग अलग पासवर्ड डालकर तिजोरी खोलने की कोशिश करती हैं, पर उसकी चाबी नहीं मिलती। कई बार कोशिश करने के बाद दोनों थक जाती हैं और बाहर बैठ जाती हैं। एमी कहती है मुझे तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी कि हमें कुछ मिलेगा। मिनी कहती है कोई बात नहीं। एमी फिर मजाक में कहती है अब तो लगता है रूहान की टांगे तोड़नी ही पड़ेंगी। उसी वक्त रूहान पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। मिनी कहती है लो तुम्हारा पति आ गया, अब खुद ही संभालो, और वह वहाँ से भाग जाती है। एमी मन में सोचती है वाह ये भी भाग गई और मुझे अकेले फंसा दिया। फिर वह रूहान को समझाने की कोशिश करती है। रूहान उसे देखता है और समझ जाता है कि वह घबराई हुई है। एमी पूछने ही वाली थी कि आखिर रूहान किसे पसंद करता है। उतने में ही रूहान को ग्रैंडपा के सहायक का फोन आता है। सहायक बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये सुनते ही एमी दौड़कर ग्रैंडपा से मिलने चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ल्यूना आती है और अपना परिचय देती है, मैं रूहान की बचपन की दोस्त हूँ। यह सुनकर एमी थोड़ी असहज हो जाती है। ल्यूना कहती है अब तुम जा सकती हो, मैं ग्रैंडपा का ध्यान रखूंगी। एमी कहती है नहीं, रूहान ने मुझसे कहा था कि मैं ही उनका ध्यान रखूं। ल्यूना मुस्कुराकर कहती है ठीक है, ये लो पैसे, हमारे परिवार में जो उनका ध्यान रखता है उसे इनाम दिया जाता है। एमी कहती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ल्यूना कहती है कोई बात नहीं, फिर भी रख लो, और जाते जाते कहती है उन्हें पानी पिला देना। एमी को बुरा लगता है कि उसे ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे वह कोई बाहर की हो। ग्रैंडपा को होश आने लगते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार एमी उन्हें पानी पिलाती है, लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा पानी पीते हैं उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। उसी वक्त ल्यूना दौड़कर आती है, डॉक्टरों को बुलाती है और सब एमी पर चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग एमी को दोषी ठहराने लगते हैं। एमी बाद में उदास बैठकर शराब पी रही होती है और कहती है मेरा ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था,
ना सीधे तौर पर और ना ही परोक्ष रूप से। इतने में रूहान वहां आता है और कहता है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा पी लिया है। एमी आंसू पोंछते हुए कहती है, सच में? मुझे नहीं पता था कि उस पानी में ऐसा क्या था जिससे ग्रैंडपा की हालत बिगड़ गई, और मैं अपने ग्रैंडपा के साथ ऐसा क्यों करती? रूहान कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। एमी उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराती है और रूहान उसे गले लगा लेता है। एमी उसे चूमने ही वाली होती है, लेकिन रूहान अपना चेहरा घुमा लेता है। एमी कहती है, लगता है तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझसे नफरत करते हो। रूहान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। एमी कहती है, तो फिर चेहरा क्यों फेर लिया? वह कहता है, तुमने ज्यादा शराब पी ली है और मैं किसी नशे में व्यक्ति का फायदा नहीं उठाता। चलो अब जाकर सो जाओ। रात को बिस्तर पर लेटे हुए एमी उससे पूछती है, क्या उस तस्वीर में ल्यूना है? वह कहती है, ल्यूना बहुत सुंदर है, उसका करियर भी सफल है, अगर वह लौटी तो तुम मुझे भूल जाओगे। रूहान कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें होंगी। अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जवाब दूंगा। एमी कहती है, अगर तुम सुबह भाग गए तो? रूहान हंसकर कहता है, मैं क्यों भागूंगा, ये मेरा ही घर है, और वह उसे चिढ़ाने लगता है। सुबह होती है। ल्यूना को हमेशा की तरह रात की कुछ याद नहीं रहती। वह अस्पताल जाती है, जहाँ एमी को कमरे के बाहर से ल्यूना और रूहान की बातें सुनाई देती हैं। वह तुरंत दीवार के पीछे छिप जाती है और उन दोनों की बातों को सुनती है। उस दिन ल्यूना का जन्मदिन होता है। वहाँ उसके दोस्त मौजूद होते हैं। ल्यूना जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और रूहान उसे संभाल लेता है। वह ऐसे कोण में खड़ी रहती है कि एमी को देखकर गलत फहमी हो जाए, और ठीक वही होता है। एमी को बुरा लगता है और वह घर लौट जाती है। वहाँ अपने कार्यस्थल पर बैठी वह एक अंगूठी का डिजाइन देखती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज ल्यूना का जन्मदिन है और यह अंगूठी उसी के लिए बनाई गई होगी। जब वह आंसू पोंछ रही होती है, तब ग्रैंडपा वहां आते हैं और कहते हैं, देखो मेरे आने की खुशी में तुम कितना रो रही हो। इतने में रूहान भी आ जाता है, पर अब एमी का बर्ताव रूहान के प्रति ठंडा हो गया था। वह मजबूत महिला बन चुकी थी और कहती है, मुझे रूहान की जरूरत नहीं है। रात में जब वह रास्ते पर चल रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और ऐसा सच में होता है। असल में उसके मामा अभी भी सुधरे नहीं थे। वे उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा मामा हूँ, बचपन से पाला पोसा है तुम्हें, और अब तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। एमी चिल्लाकर कहती है, अगर रूहान को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अंकल कहते हैं, अगर मैं उसके हाथ लग गया तो अभी के अभी उसे फोन करो और कहो कि पैसे लेकर यहाँ आ जाए। वह कॉल को स्पीकर पर रख देता है। उधर रूहान अंकल को चेतावनी देता है, एमी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं पैसे लॉकर में भिजवा दूंगा। जैसे ही रूहान स्थान पर पहुंचता है, उसे एमी अकेली मिलती है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाना चाहता है, पर दरवाजा पहले ही अंदर से बंद हो चुका होता है। ये देखते हुए रूहान को फिर से क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वह घबरा जाता है। एमी को वही पुराना दिन याद आता है जब रूहान गलती से स्टोर रूम में बंद हो गया था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह तुरंत उसे गले लगाकर शांत करने लगती है ताकि पिछली बार जैसा हादसा दोबारा न हो। वहाँ रूहान के जहन में बचपन के कई दृश्य लौट आते हैं। कैसे उसकी माँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देती थी दंड के तौर पर, और उसके माता पिता के बीच झगड़े चलते रहते थे। जब वह थोड़ा संभल जाता है, तब एमी पूछती है कि आखिर यह सब कब शुरू हुआ। रूहान बताता है कि उसके माँ बाप के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, वे अलग हो गए थे और वह अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ ने उसे बहुत तकलीफ दी थी, इसलिए वह बाद में अपने ग्रैंडपा के पास रहने चला आया था। यह सब सुनकर एमी बहुत भावुक हो जाती है और दोनों के बीच निकटता बढ़ जाती है। तभी हान दरवाजा तोड़ देता है और उन्हें बचा लेता है, मगर उनका वह प्यारा पल अधूरा रह जाता है। घर लौटकर रूहान एमी को धन्यवाद कहता है, तुमने मुझे बचाया। एमी मुस्कुराकर कहती है, अब समझ में आया उस दिन स्टोर रूम में क्या हुआ होगा। रूहान बताता है, वो हमारे जूनियर की शरारत थी, जिसने जाने से पहले ताले की जांच नहीं की थी। ये सुनकर एमी सोचने लगती है कि इतना मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से कितना नाजुक और संवेदनशील है। उसी रात रूहान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हम आज से एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं? एमी हल्के झिझक के साथ हाँ कह देती है। जब रूहान सो रहा होता है, एमी उसे देखती रहती है। इधर ग्रैंडमा के पास ल्यूना बैठी होती है। वह कहती है, लगता है रूहान ने एमी से समझौते के लिए शादी की है। एमी तो बस रहने की जगह चाहती थी। ये सुनकर ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है, मैं ये शादी तुड़वा कर रहूंगी, मेरे घर की बहू तो प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ल्यूना कहती है, अगर आप फोन पर बात करेंगे तो वह तुरंत इनकार कर देगा, हमें यह अलग तरीके से करना होगा। सुबह होती है। एमी और रूहान साथ में हंसी मजाक करते हुए उठते हैं। तभी रूहान के घर से कॉल आता है। वह अपनी माँ की दादी यानी ग्रैंडमा से मिलने जाता है, जिन्हें ल्यूना ने झूठ बोलकर बीमार बताया था। उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। ग्रैंडमा गुंडों को बुलवाती है, लेकिन रूहान उन्हें सबक सिखा देता है। इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जहां एमी और रूहान दोनों मौजूद होते हैं। स्टेज पर ल्यूना बताती है कि उसकी सगाई होने वाली है। ये सुनते ही एमी चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। उसे रिंग डिजाइन की बात याद आती है, वही अंगूठी जो उसने रूहान के पास देखी थी। उसने सोचा कि यह रिंग ल्यूना के लिए बनी थी। रूहान वहां आता है
लेकिन तब तक एमी जा चुकी होती है। ल्यूना उसके पास आती है और कहती है, इस सगाई को अब खत्म नहीं कर सकते। रूहान सख्त लहजे में कहता है, मैं न तुमसे डरता हूँ न अपने ग्रैंडपा से। अगर तुमने कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। वह वहाँ से चला जाता है, मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि ल्यूना ने जो शराब दी थी उसमें नशा मिलाया गया था। वह अनजाने में एमी के कमरे में पहुंच जाता है। उधर ल्यूना की कोशिशों के बावजूद वह कमरे का ताला नहीं खोल पाती। रूहान भ्रमित अवस्था में एमी को देखता है, लेकिन एमी उसे रोक देती है और कहती है, अब बहुत हुआ। वह कह देती है कि वह तलाक चाहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रूहान को यह सुनकर झटका लगता है, लेकिन वह उसे रोकता नहीं, गुस्से में चला जाता है। इतने में ल्यूना इस मौके का फायदा उठाकर किसी आदमी को एमी के कमरे में भेज देती है। एमी उससे लड़ती है और तभी रूहान पहुंचकर उसे बचा लेता है। वह उस आदमी को नहीं छोड़ता। ल्यूना को ग्रैंडपा से थप्पड़ पड़ता है और रूहान भी उसे चेतावनी देता है, अगर एमी को कुछ हुआ तो किसी को भी नहीं बख्शूंगा। अब एमी सड़क पर चल रही होती है, उसका मन भारी है और वह बेहोश हो जाती है। उसी वक्त एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। अगली सुबह जब वह होश में आती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि वह जेन है, उसका पुराना कॉलेज मित्र। दोनों कभी प्रेमी कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी डेट नहीं किया। तभी रूहान आता है और एमी से माफी मांगता है, कहता है, मुझे सब कुछ साफ करना था। एमी कहती है, जो बीत गया है वह अब लौट नहीं सकता। रूहान चला जाता है, लेकिन फिर भेष बदलकर नर्स के रूप में लौट आता है। एमी कहती है, इस पुरुष नर्स को देखकर लगता है कहीं देखा है, पर पहचान नहीं पाती। रूहान पहले से ही विवाह की अंगूठी तैयार कर चुका था। हान मुस्कुराकर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। एमी अस्पताल से छुट्टी पाकर उसके केबिन में जाती है, जहाँ उसे वही पुरानी तस्वीर मिलती है जो गिर गई थी। उसमें उसकी अपनी ही तस्वीर होती है। वह समझ जाती है कि वह तस्वीर हमेशा से रूहान की थी। वह निर्णय लेती है कि सारी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए, मगर जैसे ही वह अस्पताल में जाने लगती है, ल्यूना उसे पकड़ लेती है और बंदूक उसके सिर पर रख देती है। रूहान और हान दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ल्यूना कहती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं एमी को छोड़ दूंगी। एमी कहती है, नहीं, मत मानो, नहीं तो वो सचमुच मुझे मार देगी। लेकिन एमी एक प्रशिक्षित आर्मी छात्रा थी। उसने 1 साल की ट्रेनिंग ली थी। वह मौके का फायदा उठाती है और फाइट बैक करती है। रूहान भी ल्यूना को मुक्का मार देता है और हान पुलिस को बुला लेता है। ल्यूना माफी मांगती है, लेकिन रूहान उसे माफ नहीं करता। पुलिस उसे पकड़ लेती है। घर लौटकर एमी उस तस्वीर के बारे में पूछती है। रूहान बताता है, जब तुम सेना की प्रथम वर्ष की छात्रा थी तभी से मुझे तुम पर लगाव था। वह आगे कहता है, 7 साल पहले जिस लड़की की बात ग्रैंडपा कर रहे थे वो कोई और नहीं, तुम ही थी। यह सुनकर एमी शर्मा जाती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। बाद में एमी अपनी सहेली मिनी को यह खुशखबरी बता देती है। इसके बाद वह अपने घर लौट आती है, जहाँ मिनी का दिया हुआ तोहफा रूहान उसे देता है। वह शर्माकर उसे पहन लेती है और फिर रूहान उसे एक खास जगह ले जाता है, उनका पुराना प्रशिक्षण कैंपस। वहाँ वह घुटनों के बल बैठकर एमी को अंगूठी दिखाता है। एमी कहती है, ये वही रिंग है जो तुमने ल्यूना के लिए बनाई थी। रूहान मुस्कुराकर कहता है, नहीं, ये शुरुआत से सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। हाँ, विचार हान का था, लेकिन डिजाइन मेरा। एमी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद जब वे घर पर होते हैं, एमी अपने कपड़े लाना भूल जाती है। रूहान मुस्कुराकर वही उपहार उसे देता है जो मिनी ने दिया था। वह शर्माते हुए उसे पहन लेती है और बाहर आती है। दोनों के बीच रोमांस का पल बन जाता है। दृश्य बदलता है। 9 महीने बाद रूहान अब एक प्यारी सी छोटी बेटी के पिता बन चुका होता है। एमी रसोई में खाना बना रही होती है और दोनों के बीच सच्चे परिवार जैसा सुकून भरा दृश्य दिखाई देता है। और इसी के साथ कहानी एक सुखद अंत पर पहुंचती है, जहां एक टूटी हुई लड़की और उसके घायल नायक की कहानी आखिरकार एक खुशहाल परिवार में बदल जाती है। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज।